नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। हरिद्वार में महाकुंभ को देखते हुए शासन द्वारा 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तन किया गया। इसकी जानकारी एसएसपी देहरादून योगेंद्र रावत ने दी। उन्होंने कहा कि वाहन कर्णप्रयाग, थ्रियाली, गड़ाल और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि ग्वालदम और कर्णप्रयाग, गैरसैंण, रानीखेत मार्ग से होकर कुमाऊं ये जाएंगे। वहीं नजीबाबाद, मुरादाबाद व मेरठ दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहनों को श्रीनगर, पौड़ी, सतपुली से कोटद्वार होकर जाना पड़ेगा। इसके साथ ही मेरठ दिल्ली की तरफ जाने वाले वाहन चंबा, टिहरी, नरेंद्रनगर, ऋषिकेश, देहरादून, सहारनपुर होकर जाएंगे। इस बारे में आज एक मीटिंग भी वहां पर चल रही है, तो जो अंतिम रूप से जो निर्णय होगा वो एक पूरी मीटिंग के बाद संयुक्त रूप से लिया जाएगा। लेकिन हम लोग इस चीज़ के लिए तैयार हैं कि यदि भारी वाहनों को, क्योंकि पहाड़ पे जो सारी सप्लाई होती है वो दिल्ली और मुजफ्फरनगर, मेरठ इस तरफ से भी काफ़ी सप्लाई चीज़ें होती हैं, तो इस सप्लाई को निर्बाध रखने के लिए अगर कोई भारी वाहनों को डाइवर्ट किया जाता है तो हम इनको आशारूढ़ी से लेते हुए और अगर ठीक ठाक रहा तो बाईपास से होते हुए और फिर इनको ऋषिकेश की तरफ निकाला जाएगा। इसमें हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हम इन ट्रक्स को केवल रात के समय अलाउ करेंगे, रात को 10 बजे से और सुबह 5 बजे के बीच। ये हमने अभी सैद्धांतिक तौर पर तय किया है। बाकी जो डिटेल्स है वो जल्दी आपको हम बता देंगे। तो देहरादून नगर निगम टैक्स जमा करने वालों की सूची तैयार कर ली गई है और इसकी जानकारी नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि नगर निगम प्रशासन द्वारा उन लोगों के रिकॉर्ड की जांच कर रही है जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें सरकारी भवनों के साथ कई निजी कमर्शियल भवन भी शामिल हैं जिन्होंने टैक्स जमा नहीं किया है। तो नगर आयुक्त ने कहा कि ऐसे बकायेदारों की पूरी सूची तैयार की जा रही है और ऐसे बकायेदारों को निगम 15% जुर्माने के साथ ही नोटिस भेजेगा और जुर्माना लगाया जाएगा और नोटिस भेजकर धनराशि वसूलने का काम करेगा। उन्होंने टैक्स नहीं दिया है, उनकी पूरी सूची तैयार हो रही है। इसमें 10 से 15 दिन लगेंगे और फिर इनके बाद इनको नोटिस भेजी जाएंगी और 15% जुर्माने के साथ इनसे धनराशि की वसूली की जाएगी। वहीं नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि जो नए 31 वार्डों में पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा की थी और 10 साल तक टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में सरकार ने व्यवसायिक संपत्ति पर टैक्स लेने का फैसला किया था। सरकार के उसी फैसले के आधार पर नगर निगम प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए थे, लेकिन एक बार फिर से सरकार ने अपना फैसला बदला है, जिसके तहत नए 31 वार्डों के व्यवसायिक संपत्ति पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो नए 31 वार्डों में माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा थी कि 10 वर्षों तक उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा, लेकिन बाद में क्लैरिफिकेशन आया था कि जो व्यावसायिक संपत्तियां हैं उस पर टैक्स लिया जाए। उसी के क्रम में यहाँ से नोटिस वगैरह जा रही थी। अब ये फिलहाल निर्णय ये लिया गया है कि जो व्यावसायिक प्रॉपर्टियां इन 31 वार्डों में हैं उनमें कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो ये वस्तु स्थिति है। तो फिलहाल वहां पर आप मान के चल सकते हैं कि हम लोग कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे। जहां पूरे देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वहीं अब उत्तराखंड में भी अछूता ये से नहीं देखा जा रहा है। यहां भी लगातार कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर सख्ती बरती जा रही है। वहीं जिलाधिकारी द्वारा ऋषिकेश के गढ़वाल मंडल विकास निगम के 2 होटलों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस पर महाप्रबंधक गढ़वाल मंडल विकास निगम के जितेंद्र कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार अभी 2 होटलों को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जबकि अब 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है और हमारे पास कोई एडवांस बुकिंग नहीं होती है, तो जिलाधिकारी के द्वारा कोई दूसरा फैसला लिया जाएगा। ऋषिकेश में भरत मुनि करके हमारा देहरादून विकास गिरफ्त का TRS है, उसको जिलाधिकारी देहरादून महोदय द्वारा क्वारंटीन सेंटर के रूप से अधिग्रहण किया गया है। और ऐसे ही जनपद टीवी के द्वारा ऋषिकेश में दूसरा हमारा गेस्ट हाउस है, उसको भी क्वारंटीन सेंटर के रूप में अधिग्रहण किया। अब ये संबंधित डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है कि उनकी आवश्यकता क्या है। अगर कभी भी होगा तो वो अधिग्रहण करते हैं इस चीज़ को। अगर जहाँ पे हमारी एडवांस बुकिंग होगी तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको ना अधिग्रहण किया जाए और अंतिम विकल्प के रूप में उनको रखा जाए। ये हम निवेदन करेंगे।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं और राज्य सरकार सतर्क हो गई है। तो राज्य के सभी जिले प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ कमर कसते हुए अपने अपने जिलों में कोविड की जांच तेज कर दी है। इसी कड़ी से यहां लालकुआं से भी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने अपने नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम यहां स्थानीय पुलिस चेक पोस्ट पर बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों के लिए तैनात कर दी है। और इस अवसर पर उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए जिलाधिकारी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चेक पोस्ट पर कोविड-19 की जांच की जा रही है और जिन लोगों को यहां कोविड की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव अगर आती है तो उनके RT-PCR सैंपल भी लिए जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जो शासन की गाइडलाइन है उनका अनुपालन जिले में कड़े तरीके से किया जाए। जिसके क्रम में आज हमारा जो ये लालकुआं का उधम सिंह नगर से लगता हुआ जो बॉर्डर है, इस पे हम लोग जो भी बाहर से गाड़ियां आ रही हैं, यूपी से आ रही हैं या स्टेट से आ रही हैं, उनका हम लोग RT-PCR चेक कर रहे हैं। जिन लोगों के पास भी ये रिपोर्ट नहीं है उनकी यहाँ सैम्पलिंग कराई जा रही है और उनको कड़ी तरीके से इसका अनुपालन के लिए निर्देशित किया जा रहा है। देखिए, RT-PCR की रिपोर्ट जो हमारा 24 घंटे के बाद हमारी रिपोर्ट जो आती है वो आ रही है और उनको एहतियात के रूप में बताया जा रहा है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं वो होम आइसोलेट रहेंगे और रिपोर्ट आते ही उनको वापस उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। जहाँ अगर वो वापस गए हैं तो वहाँ जाके उन्हें होम आइसोलेट होना पड़ेगा या हमारे उत्तराखंड में। और उनको लगातार बताया जा रहा है, उनके माध्यम से भी बाहर के स्टेट वालों को भी ये इस चीज़ के लिए निर्देशित किया जा रहा है कि अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको समस्या ना हो, इसके लिए आप RT-PCR की रिपोर्ट अपने साथ लेकर आए। कोरोना ने हरिद्वार देहात क्षेत्र में भी कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। हरिद्वार के लक्सर और उसके आसपास के इलाकों में 3 दिन में एक शिक्षक और एक स्वास्थ्य कर्मी सहित 1.5 दर्जन से भी ज्यादा लोगों से कोरोना की पुष्टि हो जाने से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई है। गांव-गांव से सेशन साइट बनाकर सैंपलिंग का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जनपद के सभी बॉर्डर जो कि जे के अलावा भी रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डों की बात की जाए तो वहां पर भी लगातार कोरोना की सैंपलिंग की जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी महावरुणी के पावन पर्व पर श्री हरिश्चंद्र गुरुचंद धर्म मंदिर में स्थित तालाब में आज ही के दिन यहां पर आस्था का स्नान होता रहा है। और लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण प्रशासन द्वारा स्नान व मेले पर रोक लगाने के फरमान से यहां स्थानीय लोगों में काफी तरीके से देखा गया कि यहां जो कामना लेकर लोग पहुंचते हैं उसकी पूरी होने के लिए दुआएं भी मांगी जाती हैं। और सागर के नाम से जाने वाला प्रसिद्ध तालाब जो है वो काफी तरीके से आस्था भी इसके लिए लोग रखते हैं, आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाते हैं। मानना यह भी जाना है कि इस तालाब में स्नान करने से काफी हद तक लोगों को मुक्ति मिल जाती है। ये तो आपने देखा कि इस तालाब के अंदर आस्था की डुबकी लगाते हैं लोग कि जो भी रोग उन्हें होता है उससे मुक्ति उन्हें मिल जाती है। आगे बढ़ जाएंगे। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 के समीप ही तेराई केंद्र वन विभाग की टाडा रेंज में जंगल में अज्ञात कारणों की वजह से भीषण आग लग गई और आग लगने की इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना प्रशासन को दी, जिसके बाद वनकर्मी और दमकल की टीम आग बुझाने के लिए जुट गई। इस घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी ऋचा सिंह भी घटनास्थल पर पहुंची। उन्होंने कहा कि वन विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद है और आग बुझाने में पूरी मेहनत से काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है। देखिए, यहाँ से सूचना मिल रही थी कि टांडा रेंज में हमारे यहाँ जो ये वन क्षेत्र में आग लगी हुई है और इधर हमारी ये लालकुआं की भी बस्ती से सटी हुई है।
तो यहाँ पर अभी जो नगर पंचायत की ओर से टैंकर लगाया गया है, आग बुझाने का कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा अभी मैंने सेंचुरी से भी फायर ब्रिगेड की बात की है, वो बस मौके पे पहुंच रही है और शीघ्र ही इसको आग को बुझा लिया जाएगा। विभाग के कुछ लोगों से वार्तालाप हुई कि ऐसे बिल्कुल, रेंजर से मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे बताया है कि मौके पे आग काफ़ी कंट्रोल कर ली गई है, लेकिन अभी जो थोड़ी बहुत भी ये दिख रही है इसके लिए फायर ब्रिगेड लगा के अभी इसको भी पूरा कंट्रोल कर लिया जाएगा। नहीं, बिल्कुल देखिए, डीएम सर का निर्देश है, लगातार कई बैठकें इसको लेकर हो चुकी हैं। इसमें आपसी सामंजस्य से जो भी ये वनाग्नि हो रही है उसके लिए पूरी टीम तैनात की गई है कि ऐसी घटनाएं ना हो और कहीं भी कोई आबादी को किसी प्रकार का नुकसान ना हो, उसके लिए लगातार दिशा निर्देश मिल रहे हैं। जिसके क्रम में आज मैं यहाँ स्वयं अभी रुकी भी हुई हूँ, रंजन साहब से भी मेरी बात हुई है और अभी हम लोग इसको शीघ्र ही कंट्रोल कर लेंगे। सुपरी अखाड़े के स्वयंभू शंकराचार्य साध्वी त्रिकाल भवंता ने आरोप लगाया है कि आज देश में हर तरफ महिलाओं के शोषण की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि चिंता का विषय है। खासकर धर्म क्षेत्र के महिलाओं और महिला संतों का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक शोषण किया जा रहा है और उन्हें दबाया जा रहा है। तथाकथित पुरुष धर्माचार्यों द्वारा धर्म स्थानों को बेचा जा रहा है। त्रिकाल भवंता के कहा कि धर्म स्थान और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना ही परी अखाड़े का मुख्य उद्देश्य है। और ये भी आपको बताते चले कि इसीलिए देश में महिलाओं के अखाड़ों को भी मुख्य स्थान मिलना चाहिए। विदेश में रहने वाली स्वामी उमेश योगी ने बताया कि मेला प्रशासन द्वारा मूलभूत व्यवस्था फिलहाल बहुत कम है और हम उम्मीद करते हैं कि मेला प्रशासन कुछ न कुछ आवश्यक करेगा और साथ ही महिला साधुओं का सम्मान भी होना चाहिए। अगर सरकार द्वारा व्यवस्था नहीं किया जाता है तो वो जहां पर है महिलाओं का हमारा जो शास्त्र है वो बोलता है यत्र नारीस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों के, स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। हम भारतवर्ष में रहते हैं, भारतीय संस्कृति में रहते हैं। यहाँ पर ये माताओं की प्रधानता है, उनकी पूजा होती है। धर्म का क्षेत्र आज के डेट में जो भी आप सभी लोगों को पता है कि वहाँ पर कुरीतियाँ नाना प्रकार की आ गई हैं। हमारे धर्म बेचे जा रहे हैं, हमारे धर्म स्थान बेचे जा रहे हैं, हमारे धर्माचार्यों की हत्या हो रही है, हमारे धर्माचार्यों पर बलात्कार के केस लग रहे हैं। इन सब की रक्षा करने के लिए मातृशक्ति की आवश्यकता है। इसलिए सभी देवी स्थानों पर महिला पुजारी बनाने की आवश्यकता है और धर्म की रक्षा करने के लिए हमारे देवियों की जरूरत है। कहा जाता है कि हर काम मातृशक्ति बड़े अच्छे से करती है। जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब असुरों का प्रभाव पड़ा है, तो आद्या शक्ति के रूप में देवियां हमारी प्रकट हुई हैं और उन्होंने संहार किया है असुरों का और फिर देवताओं को हमारे संपन्नता हुई है। वहीं विदेश से आए हुए स्वामी उमेश योगी ने प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं को लेकर मेला अधिकारियों पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मेला प्रशासन द्वारा साधु संतों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से काफी परेशानियां भी लोगों को हो रही हैं। और आपको ये भी बताते चले कि उन्होंने फिलहाल बहुत कम यहाँ पर ये उम्मीद की है कि मेला प्रशासन कुछ ना कुछ आवश्यक करेगा, साथ ही महिला साधुओं का सम्मान भी होना चाहिए। इस पर संजीदगी जरूर बरतनी चाहिए। इस तरह से बयानबाजी भी आज की गई। बैरागी कैंप तरफ भी गए और बहुत सारे हमारे संत मित्र हैं जिनकी अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, यानी कि 12 तारीख को हम लोग जो है स्नान महास्नान फिर से है और देखा कि ना तो उनके अभी राशन कार्ड बने, ना उनको जो है वाहन पास मिले, ना उनके टेंट में लाइट है। तो ये सारी अव्यवस्थाएं हैं। तो हम सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं इस विषय पे कि क्या कुंभ मेला ख़त्म होने पर ये किया जाएगा। और जो हमारे उत्तराखंड में बाहर दूर दूर से संत लोग आए हैं, महामंडलेश्वर आए हैं, महंत आए हुए हैं, उनको अगर हम ऐसे रखेंगे तो क्या मैसेज जाएगा उत्तराखंड सरकार का और क्या मैसेज जाएगा हमारे कुंभ मेला का। तो हम ये चाहते हैं कि कुंभ मेला, भव्य कुंभ मेला जो बनाना है, इस पर जो है जो कोताही हो रहा है, जो मिस्टेक हो रहा है, वो मेला प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारी लोगों की तरफ से निश्चित रूप से हो रहा है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर जो है विशेष ध्यान दें और आए हुए हमारे जो जितने भी उत्तराखंड में आए हुए दूर दूर से संत हैं, उनके सम्मान के लिए ये व्यवस्थाओं का जो है व्यवस्था किया जाए।
जौलीग्रांट में शराब ठेका खोले जाने का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। एसडीएम डोईवाला को ज्ञापन देने व धरना प्रदर्शन करने के बाद महिलाओं ने कैंडल मार्च निकालकर अपना रोष जताया। कैंडल मार्च में कई ग्राम प्रधान, सभासद, नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि के अलावा डोईवाला पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट भी शामिल हुए और शराब ठेका खोले जाने पर अपनी आपत्ति जताई। लगता है कि सरकार कुछ बैरागी हो गई है। इन्हें ये दिखाई नहीं दे रहा है कि शराब किस जगह खोलना चाहिए, किस जगह। ये जहां मर्जी अपनी दुकान खोल के बैठ रहे हैं। इन्हें केवल पैसा कमाने से मतलब है, कोई छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं। हमारे यहाँ पर बच्चे हैं, हम उसी के सामने पुलिस चौकी है। तो मैं तो अभी पूरी जनता से यही कहूँगा और यही निवेदन करूँगा कि किसी भी कीमत पर यहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए। उसके लिए हमें चाहे कितना ही आंदोलन करना पड़े। गलत है और यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत शांत वातावरण वाला हमारा जो ये ग्राम सभा है, पहले अब नगर पालिका हो गई। हम लोग टिहरी बांध से सब विस्थापित होकर यहाँ आ गए। कोई यहाँ हम अपने घर में या यहाँ पर शराब खुलवाने के लिए थोड़ी नहीं आए हैं भाई। हम लोग तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर शराब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ पहले यथावत थी वहाँ पर रहे। हम सरकार का भी नुकसान नहीं चाहते हैं कि किसी के राजस्व का कोई नुकसान हो, लेकिन जो क्षेत्र जहाँ पर हमारी मांग है कि इस जगह शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए, अगर इसके बावजूद भी अगर होता है तो फिर हम और आगे कार्रवाई करेंगे, धरना प्रदर्शन बैठ के हो सके हम भूख हड़ताल भी करेंगे। ठेका नहीं खुलना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यहाँ पर रोड पे जाम लगा देंगे। हमारे अठूर वाले में बिल्कुल भी शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए। नहीं खुलना चाहिए तो नहीं खुलना चाहिए। हमारी यहाँ पूरी वो खराब हो जाएगी, मोहल्ला खराब हो जाएगा। बच्चे लोगों के बिगड़ जाएंगे, लड़कियां लोगों की बिगड़ जाएंगी, क्योंकि जब इधर उधर दारू वाले पड़े रहेंगे तो हम लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। सितारगंज नगरपालिका बोर्ड की एक आपात बैठक हुई, जिसमें नगरपालिका सितारगंज के अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में नगरपालिका बोर्ड के सदस्यों द्वारा नगरपालिका के अवर अभियंता के स्थानांतरण को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि अफसर यहां जो अवर अभियंता है, इनके रवैये के चलते आए दिन ठेकेदारों और अवर अभियंता के बीच झगड़े होते हैं, जिसके कारण विकास कामों में यहां बाधा पनप जाती है। क्योंकि विकास का जो काम चल रहा होता है उसमें कुछ न कुछ कमी जरूर आना सामने लगती है। तो इससे पहले भी बोर्ड के सदस्य सरकार से अवर अभियंता को स्थानांतरण करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही। मेमोरेंडम कह सकते हैं, उसमें पूरे बोर्ड के हस्ताक्षर हैं, मेरे भी हस्ताक्षर है। मैंने मुख्य सचिव शहरी विकास उत्तराखंड को लिखा है और जिसकी कॉपी प्रतिलिपि मैंने डीएम और एसडीएम को भी करी है। दरअसल हमारा कहना उसमें यह है कि कल हमारे यहाँ एक घटना घट गई। एक ठेकेदार और हमारे यहाँ जो अवर अभियंता तैनात हैं राविंदर सिंह जी, उनमें आपस में किसी बात को लेकर जो है कि कहासुनी हो गई और उसमें दोनों की तरफ से जो है मुकदमे ऐसी जानकारी में आया कि दर्ज हो गए। तो हमारा कहना यह है कि पूर्व में भी हम जो है कि कई लेटर लिख चुके हैं कि राविंदर सिंह जी जो हमारे यहाँ अवर अभियंता है उनका स्थानांतरण कर दिया जाए, लेकिन प्रशासन जो है उसने हमारी बात को अनदेखा किया। हमने फिर लिखा है कि इस तरह अगर हमारे यहाँ शांति बनी रहे और काम सुचारू रूप से चलते रहे। अब देखिए कल झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद मामला अव्यवस्थित हो गया, चलते हुए काम अचानक फिर रुक गए और जो है कि जो व्यवस्थाएं थी हमारी बिगड़ गई, यहाँ पर अशांति का माहौल हो गया। तो इसको लेकर हमने लेटर लिखा है कि स्थानांतरण कर दिया जाए और ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जाए जो शांतिपूर्ण तरीके से सबको विश्वास में लेकर कार्य कर सके। सितारगंज शक्ति फार्म जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार एवं श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के सदस्य सुरेश गंगवार ने बृहस्पतिवार को शक्ति फार्म क्षेत्र के आधे दर्जन गांव में जिला परिषद द्वारा किए गए विकास कार्यों का ताबड़तोड़ उद्घाटन किया। और इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु कुमार ने कहा कि क्षेत्र में जिला परिषद द्वारा चहुमुखी विकास कराया जा रहा है और क्षेत्र में 100 से भी ज्यादा सड़कें जिला परिषद द्वारा बनाई जा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि कुछ निर्माण कार्यों पर अभी भी कार्य चल रहे हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए आगे इसे बढ़ाने की भी कोशिश की जाएगी। ठीक हो गया माननीय अध्यक्ष और हम आगे भी उम्मीद रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिला पंचायत द्वारा ये दिखेगा कि हाँ सितारगंज क्षेत्र में शक्ति फार्म क्षेत्र में विकास हुआ। आज इसी विकास की कड़ी का ये प्रारंभ यहाँ से किया है और अभी कम से कम 1 दर्जन उद्घाटन आज किए जाने हैं। आगे जो भी जिला योजना या हमारी राज्य वित्त है या 15वां वित्त है या 5वां वित्त आयोग जब से लागू होगा तो उसमें पूरे सितारगंज विधानसभा में प्रत्येक कोने में विकास जिला पंचायत से दिखाई देगा।
तो डोईवाला के तेलीवाला गांव में एक दुकान में रखे हुए मस्जिद के दानपात्र पर एक युवक ने हाथ साफ कर दिया और इस घटना की सूचना स्थानीय सभासद अब्दुल कादिर द्वारा पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस ने सड़कों पर लगे हुए सीसीटीवी फुटेज को खंगाला और पड़ताल के बाद दानपात्र चुराने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। सभासद सहित स्थानीय लोगों ने भी पुलिस का आभार जताया। गांव तेलीवाला में जो मस्जिद है उसकी एक गुल्लक जो है हमने बाहर एक दुकान पे रखी थी ताकि कोई जो भी आना चाहे अपना दान पात्र कर दे। जो सामान लेता है दुकान से तो जो छुट्टे पैसे बचते हैं वो भी डाल देते हैं। कई महिलाएं जो है जो मस्जिद में नहीं जा पाती हैं चंदा देने, वो उस गुल्लक में डाल सके, सुविधा के लिए हमने वो गुल्लक रखवाई थी वहाँ पर। कल दोपहर को लगभग 2 बजे जो है एक गाड़ी से हीरो होंडा स्प्लेंडर थी उसके पास और वो कई दिनों से रेकी भी कर रहा था, ऐसा बताया गया मुझे लोगों के द्वारा। और वो उस गुल्लक को तकरीबन 2 बजे उठा के कुड़कावाला रोड पे गया, जिसको हमने कई जगह सीसी फुटेज जो कैमरे लगे हुए हैं लोगों के घरों में उनमें भी उसको दिखाया गया। तुरंत मैंने 100 नंबर पर जो है पुलिस को सूचना दी। तुरंत कार्रवाई करते हुए मैं जो है पुलिस का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जो है एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए, और अभी मुझे कोतवाली से फ़ोन आया, मैं पहुँचा हूँ और जो है उन्होंने मुझे बताया कि चोर को पकड़ लिया गया है और जो रकम थी और जो पेटी थी वो भी बरामद कर ली गई है सत्तीवाला जंगल से। तो मैं जो है पुलिस प्रशासन का और जो भी इसमें सहभागी हैं, जो जिन्होंने जिस तरीके से मदद की है चोर को पकड़ने के लिए, सबका धन्यवाद करता हूं। वन विभाग की रेंज आम पोखरा के मालधन, तुमड़िया और खत्ता, पटरानी, गुज्जर झाला, 44 और कुंगरधार खत्ता और उसके आपस के ही क्षेत्रों में हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। हाथी बड़े पैमाने पर क्षेत्रों में खड़ी हुई फसलों को बर्बाद कर रहे हैं। ग्रामीणों की मदद से वन विभाग हाथियों को लेकर जंगलों की ओर खदेड़ने का प्रयास कर रहा है। ग्रामीणों की माने तो जंगलों में घास और पानी न मिलने की वजह से हाथियों के साथ अन्य वन्यजीव भी आबादी की ओर यहां रुख करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे वन्यजीवों और ग्रामीणों में संघर्ष होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में लड़ने के लिए वन विभाग अब आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने की बात कर रहा है। वन विभाग की आधुनिक तकनीक से किसानों को राहत मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। हमें सूचना में आया है कि मालदन क्षेत्र में हाथी ने कुछ फसलों को नुकसान किया है। तो पहला तो स्टाफ को सूचित कर दिया गया है कि वहां पर आप शाम के समय पे और रात के समय पे गश्त करते रहें। दूसरा, प्रभाग द्वारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे एनाइडर एक इंस्ट्रूमेंट होता है वो मंगाया गया है, जिसमें अगर हाथी उसको क्रॉस करता है तो उसमें लाइट फ्लैश होगी और सायरन वगैरह बजेगा, जिससे हाथी आवाज़ सुन के जंगल में वापस चला जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट के तौर पर उसको भी जंगल में लगाया जाएगा। और साथ ही स्टाफ को ऐसा भी कहा गया है कि जिन जिन खेतों में नुकसान हुआ है वहां पर उनके मुआवजे का प्रकरण बनाकर यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें, जिनसे उनके नुकसान की भरपाई। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।